सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन का एक व्यंग है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बात पूछूं जवाब दोगे, डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया। ये व्यंग जो है इंसानों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि सांप ज़्यादा विषैला है या मनुष्य। बहरहाल नागपंचमी का एक व्यवहारिक पक्ष क्या हो सकता है, इसके सामाजिक पक्ष क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम हैं स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क उज्जैन में, और हमारे साथ में हैं इसके संस्थापक मुकेश इंगले जी। मुकेश इंगले जी से बातचीत करते हैं क्योंकि वो सांप पर एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। लंबे सालों का उनका एक अनुभव है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सेंटर बना भी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि नागपंचमी को किन संदर्भों में देखने की आवश्यकता है। मुकेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हिंदुस्तान में। धन्यवाद। नागपंचमी को लेकर अमूमन धार्मिक महत्व तो हम समझते ही हैं, हर आम आदमी जुड़ा हुआ है, और सांप को दूध पिलाने से लेकर बहुत सी ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसे मिथ्स हैं जो वो पाले हुए हैं। नागपंचमी को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? देखिए, नागपंचमी को मेरी समझ से अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारतीय पुरातन अगर हम बात करें संदर्भ की, तो नागपंचमी नागों की पूजा का जो त्यौहार है, ये नागों के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। और इसके पीछे जो उद्देश्य नज़र आता है वो ये है कि भय नहीं है इसमें। आमतौर पे भय से सांपों को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें भय नहीं है, क्योंकि सांपों को संतति का, प्रकृति का और कई इस प्रकार की चीज़ें जो मनुष्य के कल्याण से जुड़ी हुई भावना है, उनसे नागों को जोड़ा गया है। और यही कारण रहा है कि भगवान शिव से लगा के विष्णु और तमाम सारे जो हिंदू देवता जो हैं उनका कहीं ना कहीं सांपों के साथ एसोसिएशन आपको नज़र आता है। और एक चीज़ उसके साथ मुझे ये भी समझ में आती है कि सांपों में ज़रूर वो कोई आकर्षण या कोई शक्ति है जिसके कारण देवताओं ने उनको, शिव ने तो देखिए गले में धारण किया है उनको अपने आभूषण के रूप में, तो वो इंसान हमेशा खोजी रहा है, उसकी प्रवृत्ति रही है चीज़ों को जानने की, समझने की। और सांप का जो स्वरूप है वो आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। एक डर और एक कौतूहल का विषय सांप हमेशा से रहे हैं, सदियों से रहे हैं। और जब हम विज्ञान की रोशनी में चीज़ों को देखते हैं तो कई परतें धीरे धीरे खुलती हैं, और तब हम सांपों को शायद एक प्राणी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं विज्ञान की रोशनी में। और विज्ञान चूँकि प्रमाण मांगता है, प्रमाण पे काम करता है, और हमारे पौराणिक ग्रंथ या जो भी हम बात करें वो आस्था का विषय है। तो हमको नागपंचमी को मनाने की जो बात परंपरा जो शुरू हुई है, खास करके आप देखेंगे सांप जो है उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल माहौल जो होता है बारिश का होता है। हाँ, बारिश का मौसम, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, इसलिए ये इनके लिए अनुकूल माहौल होता है और उस समय सांप ज़्यादा निकलते हैं। और दूसरा, किसान जो है, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी, तो किसान भी सक्रिय होता है, बारिश का मौसम है और सांप भी सक्रिय हैं, और दोनों की जो साझी सक्रियता है ये जन्म देती है सर्वदंश को। तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ये तरीका लाया गया होगा कि अगर सांप क्रुद्ध हैं, किसी देवता के रूप में है, और वो अगर मनुष्य की किसी गतिविधि से उनसे अगर क्रुद्ध है तो उनको शांत किया जाए, उनको किसी ना किसी प्रकार से कुछ चीज़ ऑफर करके उनको प्रसन्न किया जाए। तो ये परंपरा इस तरीके से बड़ी होगी। हाँ, और यही था कि सांपों को बचाया जाए। 100%। देखिए, मनुष्य के दिमाग में ये चीज़, भारत की में इस मामले में भारत हमारा बहुत समृद्ध है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला था, तो वहाँ जब कंजर्वेशन की बात हुई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो उसमें मैंने ये बात उठाई थी कि अगर कंजर्वेशन कहीं सक्सेसफुल हो सकता है तो वो भारत है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के साथ जोड़ के उसको हमारी जड़ों से जोड़ा गया है। हम पीपल की पूजा करते हैं, हम नीम की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से कई जीवों को पूजने की परंपरा भी इसीलिए कि प्रकृति के साथ हमने अपने आप को आत्मसात किया हुआ है। तो कंजर्वेशन का मैसेज सही मायने में अगर देखा जाए तो वो फलीभूत अगर हो सकता है कहीं, तो वो भारत ही है। वो भारत पहला देश है जहाँ से संभव हो सकता है। आप जो एक चूँकि एक्सपर्ट हैं सांपों पर, आपका सालों का शोध है, जो आम आदमी नागपंचमी मनाता है उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो सांपों को किस दृष्टि, ठीक धार्मिक एक महत्व तो है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? वो कैसे सांपों की रक्षा कर सकता है? देखिए,
मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि सांपों के संरक्षण करके हम वास्तव में अपने अस्तित्व का आधार तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर सांप नहीं हुए तो चूहे जैसे जो कुतरने वाले जानवर हैं, जो फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी और फिर हमारे लिए जो खाने का खाद्यान्न जो कुछ है वो कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाएगा। मतलब आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा डेटा कि भारतीय जो आबादी है आज की कंडीशन में, उसके लिए 1 महीने का राशन जो है सांप हमारे लिए 1 साल में बचाते हैं। और वो बचाने के लिए सांप कोई टैक्स नहीं मांगने हमारे घर आता है या कुछ करने नहीं आता कि हमको बदले में चाहिए। उनका अपरोक्ष योगदान है, उस योगदान को हम समझते ही नहीं है कई बार। और नागपंचमी एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा दिन है जिस दिन हम उस योगदान को रेखांकित कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि हमको सांपों के कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि सांपों का आर्थिक महत्व है, सांपों का वैज्ञानिक महत्व भी है और सांपों का धार्मिक महत्व भी है। तो ये तीनों महत्व बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए नागपंचमी से अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। इस संस्थान के बारे में जानते हैं कि संस्थान में आखिर किस तरह से इसे बनाया गया है और उसका उद्देश्य क्या है। मुकेश जी, क्या है ये पूरा संस्थान और यहाँ पर किस ढंग से छात्र लाभान्वित होते हैं? देखिए, सांपों के संरक्षण के लिए कार्य करने की दिशा में वर्ष 2002 में सर्प अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि सांपों की जो जनसंख्या कम होती जा रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सांपों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए संस्थान का गठन किया गया और हमारे संस्थापन उद्देश्यों के अनुरूप पहले रिसर्च करना, प्रदेश में जो समृद्ध जैव विविधता सांपों की है उसके बारे में पता करना और उसको जनता के सामने कैसे रखना है कि आम आदमी सांपों की जो नेगेटिव छवि है उससे बाहर निकल सके, सांपों से जुड़े अंधविश्वास भ्रांतियों को दूर कर सके। उसके लिए हमने काम किया। और जहां हम अभी खड़े हैं ये स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क है, इसके 10 पार्ट हैं अलग अलग। और इसमें पहले पार्ट में ये बताने का प्रयास किया गया कि सांपों की एक अपनी पूरी दुनिया है, दुनिया में कितनी प्रजाति के सांप हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनकी उत्पत्ति कब हुई। दूसरा है उनकी नेचुरल हिस्ट्री, उनका व्यवहार, उनकी प्रकृति, उनकी आदतें, उनके बारे में लोग जान सकते हैं। और 40 जो सामान्य तौर पे मिलने वाले जो सांप हैं भारत में, लोग उनको देख सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि भारत कितना समृद्धशाली है, कितने यहाँ प्रजाति के सांप हैं इसमें, उनके बारे में जानकारी मिले। और हमने थोड़ा एम्फेसाइज किया है सेंट्रल इंडिया जो लैंडस्केप है उसके बारे में कि यहाँ कितनी प्रजातियों के सांप मिलते हैं, उसमें से जहरीले कौन से हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा, सांप के जहर पे किस प्रकार से शोध किया जाना चाहिए, क्या क्या हो रहा है आजकल और उस दिशा में कैसे करियर बना सकता है, उस पर भी यहाँ पे संक्षेप में जानकारी है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण जो गंभीर समस्या है सर्पदंश से जुड़ी हुई, उस पर बहुत डिटेल में चर्चा की गई थी। ग्लोबल क्या सीन है, नेशनल सीन किस तरीके का है और मध्य प्रदेश में जो रीजनल जो सेंटर्स हैं या जो रीजनल स्थिति मध्य प्रदेश की कैसी है, उस पर भी हमने डिटेल चर्चा की है। फिर सांप के काटने के बाद किस तरीके के लक्षण होते हैं, कौन लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं, वो कैसे बच सकते हैं, उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सांप के लक्षण काटने के बाद किस तरीके के आते हैं, सांप का जहर क्या होता है, वो कैसे बॉडी में असर करता है, तो क्या फर्स्ट एड करना चाहिए कि अगर किसी को बाइट हो गया है तो किस तरीके से उसका इलाज किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, जो जहरीले सांप हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और उनसे मिलते जुलते सांप जो भ्रम पैदा करते हैं कि ये भी जहरीले सांप हो सकते हैं, उनकी विस्तृत जानकारी इसमें है। और दूसरा एक सेक्शन जो है वो माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, पौराणिक ग्रंथों से, पौराणिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है कि भारत में और पूरी दुनिया में कहाँ सांप किस तरीके से अलग अलग सभ्यताओं में, संस्कृतियों में उनका प्रभाव है देखने को मिलता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। अगला जो पार्ट है वो ये भी है कि एक्टिविटी कॉर्नर के रूप में टच एंड फील एक सेक्शन है जिसमें लोग जो डरते हैं सांपों से वो टच करके देख सकते हैं। सिलिकॉन बेस्ड जो सांप हैं यहाँ पे वो हूबहू उन्हीं सांपों की प्रतिकृति हैं और उन्हीं के जैसे छूने में भी वैसे लगते हैं जो ओरिजिनल सांप पे आता है। तो एक वो पार्ट है। दूसरा, इसमें टेस्ट योर नॉलेज करके एक सेक्शन भी है कि अगर आपने पूरा सीरियसली सेंटर को विजिट किया है तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है दुनिया का, सबसे छोटा सांप कौन सा है, सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो ऐसे 10, 12, 15 प्रश्न हैं जो जिनके उत्तर वो आराम से यहाँ दे सकता है। और भविष्य में इसे आप कहाँ देखना चाहते हैं, इसमें और क्या चीज़ जुड़ने वाली है? मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी भारत सरकार ने हमको एक सर्पेंटेरियम या स्नेक पार्क जू के रूप में मान्यता दी है और उज्जैन स्मार्ट सिटी इसको बना रहा है। करीब 12.5 करोड़ की लगभग इसकी लागत होगी और जिसमें 21 प्रजातियों के सांप लाइव स्नेक्स जो हैं वो लोग यहाँ देख पाएंगे।
उनके बारे में शोध कर पाएंगे, उनके विनम से जुड़ी हुई चीज़ें कर पाएंगे, उनकी किस तरीके की उनकी आदतें हैं, किस तरीके का हैबिटेट उनको ज़रूरत लगती है, मनुष्य के साथ उनका इंटरेक्शन कैसे है, वो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ हो पाएंगी। और हमको ये उम्मीद है कि ये केवल मध्य भारत का नहीं, भारत का एक प्रमुख सांपों पे काम करने वाले एक शोध केंद्र के रूप में, एक एजुकेशन सेंटर के रूप में इसकी मान्यता, इसकी स्थापना हो, हम यही चाहते हैं। तो उज्जैन जाना जाता है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का मंदिर है। उज्जैन इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का एक बड़ा मेला लगता है। भविष्य में निश्चित रूप से उज्जैन इसलिए भी जाना जाएगा कि यहाँ पर देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर सांपों को लेकर इतना गहरा शोध होता है और यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि सांपों के बारे में कैसे वो जाने, ताकि ये सांप की जो प्रजाति है ये हमेशा रहे और आम आदमी से इसका रिश्ता भी मधुर होता जाए। मुकेश जी, नागपंचमी क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में या राजस्थान में ही मनाई जाती है? क्या पूरे देश में ये मनाई जाती है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और नागों से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही प्रभावित है जी। केवल भारत ही नहीं, कंबोडिया, सुमेरियन सभ्यता, पुराना अगर देखें चाइना जो है, इसमें सांपों का प्रभाव है जी। और लंबे समय से सांपों को पूजने की परंपरा यहाँ चली आ रही है जी। और इसको स्पष्ट रूप से वहाँ के संस्कृति में, सभ्यता में और उसके लिटरेचर में हम देख सकते हैं आसानी से। सांपों से भरे कई आख्यान आपको देखने को, सुनने को मिल जाएंगे। जैसे नाग माता मनसा देवी का जिक्र हमको समझ में आता है। क्रेटे आइलैंड जो है, वहाँ पे एक नागों की जो देवी है, उनके दोनों हाथों में सांप हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा। और अगर हम सुमेरियन सभ्यता की या मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो आपको क्लियोपैट्रा, एक फेमस जो रानी हुई है, उनके बारे में आपको मिलेगा कि सांपों के प्रति किस तरीके का लगाव उनको, उनके मन में था। तो सांपों ने सभी को जहाँ अचंभित किया है, उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई कुछ बाकी रहा है। लगभग पूरी दुनिया में सांपों का वर्चस्व नजर आता है। अच्छा, सांपों के बारे में बात हम करें तो मनुष्य पहले आया या सांप पहले आए? ये भी सांपों की उत्पत्ति से, उनकी ओरिजिन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी हाँ। सांप जो है मानव सभ्यता के काफ़ी पहले, मतलब 10,000 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पे आ चुके थे जी। और बाद में मनुष्य आया है। हमारा मनुष्य की सभ्यता की हम बात करें तो लगभग 50 लाख साल के आसपास हमारा पीरियड है जी। और सांप उसके काफ़ी पहले यहाँ आए और इस पृथ्वी पर रहने का दावा भी उनका पुराना है जी। अभी वर्तमान संदर्भ की हम बात करें तो हम सांपों के जो हैबिटेट है, उनकी रहने की जो जगह है, उस पर हम कब्जा कर रहे हैं, उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे रहने की जगह बना रहे हैं और इसने कहीं ना कहीं सांपों के जीवन को गहन संकट में डाला हुआ है। तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हम पूजा भी करें लेकिन सांपों के संरक्षण की बात भी जरूर ध्यान रखें। मुकेश जी, नागपंचमी पर यह सवाल भी बहुत अहम है कि मालवा, जहाँ पर हम खड़े हैं उज्जैन में, ये पूरा जो मालवा है, क्या हर सांप यहाँ पर जहरीला मिलता है? कितने सांप यहाँ पर हैं जिनके काटने से मृत्यु हो सकती है? देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो अभी पिछले कुछ वर्षों में बायोडाइवर्सिटी जो है एक मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट बना है और उसमें सांपों की लिस्टिंग करना या बायोडाइवर्सिटी के दूसरे जो भी घटक हैं हमारे, उनकी लिस्टिंग करने का काम शुरू हुआ है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि मध्य भारत जो है वो सांपों के रिसर्च के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत कम शोध हुआ है। उस प्रकार के कोई संस्थान भी यहाँ नहीं थे। तो सर्प अनुसंधान संगठन ने 2004 में अपनी स्थापना के साथ ही ये काम शुरू किया था जी। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि अभी हमने रिसेंटली एक बड़ा सर्वे प्रोजेक्ट पूरा किया है प्रदेश में। सर्वे किया स्नेक्स का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, और लगभग 121 प्रजातियाँ हमने अभी तक यहाँ से रिपोर्ट की हैं। आपने बात की है मालवा में पाए जाने वाले सांपों की, तो मालवा में सांपों की लगभग 33 स्पीशीज मिलती हैं, जिसमें से 4 प्रजाति के सांप जो हैं वो जहरीले हैं जी। जहरीले मतलब मनुष्य के रूप से, सांघातिक रूप से विषैले होते हैं और जिनके काटने से मनुष्य की मौत हो सकती है। ऐसे सांप केवल 4 ही हैं। हमको ज़रूरत है ये समझने की कि वो 4 सांप कौन से हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। बिल्कुल, ताकि सर्प समुदाय के प्रति जो आपके मन में एक डर है सांपों को लेके, जो डर कहीं हमारे चेतन में बैठा हुआ है, वो उसको दूर किया जा सकता है। यदि हमारे घर के अंदर या आसपास कहीं दुकान पर, खेत पर सांप निकले तो हमको क्या करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आम आदमी टूट पड़ता है उसे मारने के लिए। क्या ये ठीक है?
देखिए, सांपों को मारना तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं जी। है, चाहे वो विषैला क्यों ना हो। कई बार ये दलील होती है कि अगर सांप विषैला है तो उसको मार दिया जाए, जी, क्योंकि जी। हमारे लिए जीवन का प्रश्न बन जाता है, जीवन मरण का प्रश्न बन जाता जी। है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं सांपों के मारने के पक्ष में। मारने के तब क्या बिल्कुल किया पक्ष में जाए? न हूँ। जी। हमको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे घर में या हमारे फैक्ट्री में या हमारी दुकान में सांप आते क्यों हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या हम अनजाने में उनको आमंत्रित करते हैं? जी। सांप देखिए एक जंगली जीव है और उसको मनुष्य की संगति में आने का कोई शौक नहीं है। वो मनुष्य से यथासंभव दूर रहने में अपनी भलाई समझता है और यही कारण है कि सांप जंगली इलाकों में मिलते हैं। जी। लेकिन रिसेंटली जैसे जैसे सिटीजन साइंस में काम हुआ है, अभी ये समझ में आने लगा है कि कुछ सांप जो हैं वो शहरी इलाकों को समझने लगे हैं अच्छा। और उनमें मैन मेड हैबिटेट जो है वो उनमें एडाप्टेशन करना सीख गए, उनमें अच्छा, रहना अच्छा। सीख गए, मनुष्यों के साथ रहना सीख गए हैं। और ऐसे में मनुष्य के और सांपों के बीच टकराहट की एक संभावना भी बढ़ गई है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में स्नेक बाइट के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। जी। तो सबसे सही तरीका ये है कि वो जो 4 जहरीले सांप है उनको पहचानना सीखा जाए। जी। और कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, जैसे घर की अगर हम बात करें तो घरों के आसपास अनवांटेड मटेरियल पड़ा रहता है, ईंट का ढेर है, लकड़ियों का ढेर है, पत्थरों का ढेर है, वो सांप को हाइड प्रदान करते हैं, छुपने की जगह रहती है, वो उसमें रह सकते हैं। घर में कई बार हम अपनी खिड़कियों के आसपास ऐसी लंबी बेल लगाते हैं जिस पे चढ़ के सांप ऊपर चले जाते हैं। कई बार हम लेट नाइट में निकलते हैं तो जो दिन में निकलने वाले सांप है धीरे-धीरे वो भी सीख रहे हैं, वो भी रात में निकलना शुरू कर रहे हैं। तो घर को हम साफ सुथरा रखें। चूहों, खास करके आपने देखा होगा कि शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो किसी कॉलोनी में सारे मकान एक साथ नहीं बनते हैं, कुछ मकान खाली रहते हैं, कुछ प्लॉट्स रहते हैं। तो हम जो ईटेबल घर का रहता है बचा हुआ वो डाल देते हैं, वहाँ डंप करते हैं। उनके चक्कर में चूहे आते हैं, दूसरे जानवर आते हैं और जो सांप को भी आकर्षित करते हैं। वो चूहा डर के कारण हमारे घर में घुसता है और उसके पीछे पीछे सांप भी घर में एंटर करता है। तो हम इस तरीके का काम न करें। दूसरा, उनसे बचाव के लिए ये कर सकते हैं कि जो हमारा घर का आउटलेट रहता है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है वहाँ छोटी जाली लगाएं, बारीक जाली लगाएं, ताकि सांप वहाँ से एंटर न कर पाए। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जिससे अपने घर को अपन स्नेक फ्री रख सकते हैं। जी, मतलब मारने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो जहरीला क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। तो नागपंचमी पर मुकेश जी से बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई। कितने तरह के सांप होते हैं देश में, सिर्फ 4 प्रकार के सांप होते हैं पूरे देश में जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने से मौत संभव है। बाकी के सांप जहरीले नहीं होते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि हर सांप जहरीला होता है तो फिर ये भी कहा जाता है कि ये तो लफ्ज़ों की तफरीक है, वरना ये तो लफ्ज़ों की तफरीक है, वरना आस्तीनों में भी अहबाब रहा करते हैं। सांप से ज़्यादा कोई और भी विषैला है और वो आप ही और हम में से ही है। बहरहाल नागपंचमी पर इस बात को हम मानना चाहिए, जानना भी चाहिए और करना भी चाहिए कि जब भी कोई सांप दिखता है तो सांप से संबंधित जो व्यक्ति होता है उसे बुलाया जाए, उसे दिखाया जाए, फिर वो अपने हिसाब से उसे हैंडल करेगा, ट्रीट करेगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।